सुस्वागतम दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं की लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक से तीसरा जो पाठ है उसका भाग दूसरा पढ़ने वाले हैं। वाह रे हमदर्द। लेखक है घनश्याम जी अग्रवाल। इसके पहले हमने देखा था कि अब तक लेखक जो है वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाषण सुनकर आ रहे थे। ऊंच नीच जो है समाज में उसके ऊपर, तो कार और साइकिल में टक्कर हो जाती है, उनकी टांग टूट जाती है। एक ही सवाल फिल्मों में पूछा जाता है एक्सीडेंट के बाद में, दुर्घटना के बाद में, मैं कहाँ हूँ। वैसे ही लेखक पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, और वो लोग तुरंत जवाब देते हैं कि आप अस्पताल में हैं और आप जो है वो सार्वजनिक अस्पताल में हैं। तो लेखक की जो बीमारी थी या जो उसकी दुर्घटना थी, तो उस दुर्घटना को लेखक कहते हैं कि मेरा जो जो एक्सीडेंट हुआ, जो दुर्घटना मेरे साथ हुई, पैर टूटना ये घटना थी, लेकिन मुझे सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया, ये दुर्घटना हो गई। मतलब पैर टूटने से ज़्यादा दुख की बात ये थी कि सार्वजनिक अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। अब अस्पताल में लोग मिलने आते हैं, तो अस्पताल में लोग मिलने आते हैं, तो उनसे भी कई लोग मिलने आए। तो मिलने आने वालों में से कुछ उनके दफ्तर के लोग थे, उनके अधिकारी थे। वो आते हैं, देखते हैं। लेखक एक दिन सोचते हैं कि आज कोई भी आ जाए, मैं आँखें नहीं खोलूँगा, क्योंकि वो जब सोते हैं बीमार, उस दुर्घटना के कारण थका हुआ महसूस करते हैं, आराम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, लोग सोने नहीं देते। सोए हुए आदमी को उठाते हैं और पूछते हैं सो रहे थे। और उनके अधिकारी आते हैं, देखते हैं कि बड़ी देर हो गई, ये सोए हुए हैं, जाग नहीं रहे हैं, बोलने से भी नहीं जाग रहे, हिलाने से नहीं जाग रहे। तो क्या करते हैं, जहाँ पर पैर टूटा था वहाँ पर दबाते हैं और पूछते हैं कहिए अब दर्द कैसा है। मतलब आप चीखेंगे और उनको मज़ा आएगा। तो इस प्रकार से कुछ लोग आपका बदला लेने के लिए आपको अस्पताल में मिलने आते हैं। तो दोस्तों, वाह रे हमदर्द इस तीसरे पार्ट का जो उत्तरार्ध है आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो देखते हैं हम वाह रे हमदर्द इस पाठ का उत्तरार्ध भाग दूसरा। पृष्ठ क्रमांक 11 है और चौथा परिच्छेद जो आता है उसमें, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। अब ये दफ्तर के लोग थे, वो उनका हो गया। अब मोहल्ले वाले जो है वो अपनी फुर्सत से आएंगे। उस दिन जब सोनाबाई, उनके मोहल्ले में रहने वाली, अपने 4 बच्चों के साथ आई, तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, क्योंकि सोनाबाई के साथ थे 4 बच्चे। अब चारों कैसे होंगे आपको पता है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। मतलब उनके कहने का अंदाज़ ऐसा था जैसे कोई वो सर्कस दिखाने आए थे, और वो देखो चाचा जी। उनका अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ये देखो बंदर। उस प्रकार से ये देखो चाचा जी। अस्पताल में लाने के बाद में चिड़ियाघर में जाते हैं तो बंदर देखने के बाद बच्चे जैसे खुश हो जाएंगे उनको देखकर, वैसे अस्पताल में आए हैं उनको देखने के लिए, और वो कहती है कि वो देखो चाचा जी। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज़ पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। दवा की शीशी, जो दवाई रखी हुई थी उसकी बोतल, वो लेकर डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। एक आवाज़ आने लगी रप रप की, तो मैंने देखा। क्या हुआ, क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रहा रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो जो वेट लगा होता है, वज़न लगा होता है टूटी हुई टांग को ठीक कराने के लिए, उसको रेत की थैली बांधी हुई होती है। तो देखा लेखक ने कि वो क्या कर रहा है, उस रेत की थैली के साथ में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है छोटा लड़का। मैं इसके पहले कि उससे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल के लिए लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ। मतलब लड़की ने शीशी फोड़ दी, दवाई गिरा दी फर्श पर, और सोनाबाई ने देखा उस लड़के को घूरते हुए कि तूने क्या किया। फिर उसकी जो हरकत थी, उस हरकत को संभालते हुए कहती है, भैया अब पेड़े खिलाओ, क्योंकि शीशी फूट गई, शीशी टूट गई, इसलिए पेड़े खिलाओ। खुशी की बात है कि दवाई की शीशी टूट गई है। तो पेड़े किस वजह से मांगती है कि भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, आपकी टांग ठीक हो जाएगी। दवा गई, समझो बीमारी गई। अब दवा गई, शीशी टूट गई, अब क्या होगा, आपकी बीमारी भी चली जाएगी। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, ये कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। फिर आएंगी,
मतलब क्या होगा, अगली बार क्या तोड़ेंगे क्या नहीं तोड़ेंगे, ये सोच कर मैं अंदर से काँप गया, ऐसा लेखक कहते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, तो रिश्तेदार भी मिलने आते हैं आपको, आपकी दुर्घटना वगैरह कुछ होने के बाद में। उसमें से निकल कर एक आदमी आते हैं, मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। मतलब रिश्तेदार अजब होते हैं। एक दिन एक टैक्सी वाला आता है, एक टैक्सी आती है, टैक्सी में रिश्तेदार होते हैं, टैक्सी दरवाजे के सामने आकर रुकती है, उसमें से आदमी निकलता है और सीधा आकर लेखक की छाती पर सर रख कर रोने लगता है और बोलने लगता है कि ये जो हुआ, ये सत्यानाश उस कार वाले का जिसकी वजह से ये हुआ है। तो लेखक को मन ही मन लगता है कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता है, फिर रोना कुछ कम होता है, उसका दुख थोड़ा कम होता है, ऐसा वो दिखाता है। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। उसने देखा, जब मेरे चेहरे की तरफ उसने देखा, लेखक कहते हैं कि जब उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो एकदम से चुप हो गया, जैसा उसका दुख गायब हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। मतलब वो जिसके लिए रो रहा था वो लेखक नहीं है, कोई और था। और वो कितनी देर तक लेखक की छाती पर सिर रख कर रोता रहा और बाद में कहता है कि माफ़ करना, मैं किसी और के लिए रो रहा था, गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बात बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है और हे करते हैं, अच्छा भाई माफ़ करना, और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से फिर से सुनाई दी। वैसी ही बातें, वैसे ही वाक्य, जैसे कोई याद किया हुआ हो, जैसे कोई डायलॉग याद करते हैं, संवाद याद करते हैं, उसी प्रकार मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे दे दिए थे। अब वो आया, आने के बाद में उसको दुख इतना ज़्यादा था कि टैक्सी वाले के पैसे भी उसने नहीं दिए थे और वो सीधा आकर रोने लगा। टैक्सी वाला बाहर खड़ा था, तो लेखक की पत्नी ने क्या किया, उतनी देर में, उतनी समय में उन्होंने टैक्सी वाले को भेजा, भैया तू पैसे ले, तू यहाँ से जा, वो उनके दोस्त होंगे या कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार होगा, इसलिए वो इतना रो रहा है। तो आया था दूसरे के देखने के लिए, लेकिन वो गलती से आ गया लेखक के पास में। लेखक के पास आने के बाद रोना देखकर लेखक की पत्नी ने टैक्सी वाले के पैसे दे दिए और वो वहाँ से निकल के दूसरे कमरे में चला गया। मतलब पैसे भी गए और वो रोना धोना, वो सारा नाटक भी इनको देखना पड़ा। हमदर्दी जताने वाले में वो लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, जिनका हम मुँह भी देखना नहीं चाहते, वो जानबूझ कर आते हैं। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। बेतुकी कविताएं करते हैं, परेशान करते हैं कविता सुना सुना कर, और उनका नाम भी कैसा है, लपकानंद। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, परेशान करके करे बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबा यहाँ पहुँचे, लेकिन एक दिन आ गए, अब यहाँ से भाग तो नहीं सकते, टांग लटकी हुई है, यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे। तो झोला लटकाए पहुँच गए। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। बहुत बड़े कवि है, बहुत परेशान करते हैं कविता सुना सुना कर, तो व्यस्त थे। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। तो उन्होंने एक कविता बनाई थी। किस पर बनाई थी? लेखक पर बनाई थी। असम की राजधानी है शिलोंग। अब उनकी जो कविता है लपकानंद जी की, उनकी कविता लेखक के बारे में उन्होंने बनाई है, टांग टूटने के बारे में। कविता ऐसी थी, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। मज़ा आया कविता सुनकर। ये लपकानंद की कविता थी। इस प्रकार कविता सुनाने लगे। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया उनको। अलविदा किया, जाइए साहब,
जाइए कवि महोदय, आप जाइए, बहुत अच्छी कविता बनाई थी आपने। तो लेखक भाग जाते थे, इसलिए अब उसको मौका अच्छा था, बेटा मैं तुझे कितनी भी कविताएं सुनाऊं, तू भाग नहीं सकता, तेरी टांग तो लटकी हुई है। मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। वो बिल्कुल सोचते नहीं हैं कि इस मरीज़ पर, जिसकी टांग टूटी है या कुछ टूटा है उसका हाथ पैर वगैरह, वो कितना दर्द सह रहा है, वो उसके बारे में सोचते नहीं। वो अपने ही बारे में, अपने ही मस्ती में मौज में रहते हैं, अपना ही काम करने के लिए आते हैं। और कुछ लोग हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, कुछ दिखावा करने के लिए आते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर मुझे, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तोड़ना है, ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रखना मुझे, ऐसी प्रार्थना लेखक करते हैं। मुझे लगता है कि ये पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।